हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करने जा रहे हैं। हम इसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप एक समराइज फॉर्म ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम समझ सकें। राइट, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आयनिक इक्विलिब्रियम की चीज़ों को आप याद रख सकें, क्योंकि थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको थ्योरी में कोई डाउट्स हैं तो आप पर्टिकुलर टॉपिक मुझे मैसेज करके पूछ ले, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनको हम पानी में डालते हैं और वो आयनाइज जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, HCl, KOH, CH3COOH, NH4OH, H2SO4 एटसेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। आप इसमें देखो ध्यान से, सॉल्ट, एसिड, बेस, एसिड, बेस, ये एसिड, यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी है, सब यहाँ पर मैंने बोला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स है। डिफरेंस देखो यहाँ पर कुछ चीजें, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो पार्शली आयनाइज होते हैं, पानी में डालने पर पार्शली आयनाइज होते हैं। जैसे वीक एसिड CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड लिखा है मैंने WA। ऐसे NH4OH वीक बेस है, इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। सॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग मैक्सिमम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं, कुछ एक छोड़कर AgCl, AgBr वगैरह वगैरह इस टाइप के जो आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली सॉल्ट जो आपको मिलते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। राइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में डालने पर 100% आयनाइज जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने पर पार्शियली आयनाइज होते हैं। और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा और उनका आयनाइजेशन इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये कि जो सब्सटेंसेस पानी में डालने पर आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर C12H22O11, ये पानी में डिजोल्व होता है बट आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है। तो जो सब्सटेंस आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सुक्रोज C6H12O6 एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स की बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में 4 थ्योरी मेनली हम पढ़ते हैं। एक क्लासिकल थ्योरी होती है, लुईस थ्योरी होती है, लुईस एसिड बेस थ्योरी बोलते हैं इसको। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है, ब्राउन-स्टिक-लॉरी कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट है ब्राउन-स्टिक-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो हमको पढ़ना पड़ेगा। चलो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी में एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। मैं आगे से A फॉर एसिड, B फॉर बेस लिख दूंगा। ओके, एसिड का मतलब होता है जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एसिड। और जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग बेस। ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल थ्योरी। फिर आती है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर आर कॉल्ड बेस। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सब्सटेंसेस, उन्हें बोलते हैं हम लोग बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एसिड। इसमें एक कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है NH3। इसके पास लोन पेयर होता है, BF3 में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये अपना लोन पेयर NH3 अपना लोन पेयर BF3 को दे देता है और एक एडक्ट प्रोडक्ट बना लेता है। ये जो लोन पेयर देते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये एडक्ट प्रोडक्ट बन गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो लुईस एसिड कौन है? लुईस एसिड है BF3 और लुईस बेस कौन है? NH3।
यहां पर ये एडेक्ट प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है आर्रीनियस थ्योरी। आर्रीनियस थ्योरी में एसिड क्या होते हैं भाई और बेस क्या होते हैं। एसिड जो सब्सटेंसेस पानी में डालने पर एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, एच आयन डोनेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एसिड। और जो सब्सटेंसेस पानी में डालने पर ओ एच आयन प्रोड्यूस करते हैं या ओ एच आयन डोनेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें बोलते हैं हम लोग बेस। राइट, जैसे HCl को पानी में डालेंगे एच आयन देगा, CH3COOH को पानी में डालेंगे एच आयन देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब एसिड तो होते ही है, वो ठीक है, कोई कम एच आयन देगा, कोई ज़्यादा एच आयन देगा, ये अलग बात है। ऐसे ही NaOH बेस है, NH4OH बेस है, इसमें मैंने लिखा है NH4OH वीक बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। राइट, अब आता है हमारे पास ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये एक प्रोटॉन के डोनेशन और गेन पर डिपेंड करती है। मतलब ये है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो वन प्रोटॉन या प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एसिड, यानी कि प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेस। अब प्रोटॉन डोनर का मतलब है यहां पर H पॉजिटिव डोनर है और H पॉजिटिव एक्सेप्टर या H पॉजिटिव गेनर आर कॉल्ड बेस। राइट, तो अब जरा समझो, यहाँ प्रोटॉन बोलते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज बात समझ में आती है। यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी इसका नाम है एक्चुअल में। आप देखो यहाँ पर HCl को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। HCl क्या चीज डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव आयन, यानी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl हो गया एसिड। अब HCl H आयन या प्रोटॉन डोनेट करके क्या बन गया, Cl नेगेटिव। Cl पर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये प्रोटॉन गेन कर सकता है ना, कर सकता है, इसका मतलब ये बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl नेगेटिव आयन। इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी कहा जाता है। इसी टाइप से अगर आप देखें यहाँ पर H2SO4 एक्वस, ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये सब एक्वस लिखा हुआ है भाई। यहां पर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। HSO4 नेगेटिव एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डबल नेगेटिव एक्वस, ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। आप ध्यान से देखो, एक जगह मैंने एक रिएक्शन में HSO4 नेगेटिव को कॉन्जुगेट बेस लिखा है, बिल्कुल वो कॉन्जुगेट बेस है H2SO4 के रिस्पेक्ट में, यानी ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। याद रखना H2SO4 का कॉन्जुगेट SO4 डबल नेगेटिव नहीं होता है, H2SO4 का कॉन्जुगेट SO4 डबल नेगेटिव नहीं होगा। राइट, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी एक प्रोटॉन गेन और लॉस पर चलती है। जैसे H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH नेगेटिव आयन। मान लीजिए H2O ने H प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो H2O को हम क्या बोलेंगे, एसिड, और OH नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। राइट, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी एक्ट करें, उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। आप समझो, जैसे NaHCO3, NaHPO4, सॉरी H2PO4, Na2HPO4 एटसेट्रा। ये हमारे पास और भी होते हैं कंपाउंड्स। ये सारे सॉल्ट जो मैंने लिखे हुए हैं ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है, एक तरह से एम्फीप्रोटिक है। यानी अगर आप देखें NaHCO3 को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2CO3, H2CO3 प्लस NaCl वगैरह जो भी एलिमिनेट होना हो जाएगा। आप देखो यहां पर इसने प्रोटॉन गेन किया, किससे गेन किया, HCl से प्रोटॉन गेन किया। इसका मतलब ये है यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है NaHCO3।
आप एक और चीज देखो यहाँ पर NaHCO3 प्लस NaOH, सॉरी NaHCO3 प्लस NaOH गिव जस, तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O। आप देखिए यहाँ पर इसने एच या प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो यह किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये जो NaHCO3 था वो एम्फीप्रोटिक हो गया। एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, अगर कोई उसके सामने बेस आएगा तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, अगर कोई एसिड आएगा तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक ना। तो कुल मिला के ये देखना है कि कुछ सब्सटेंसेस जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं या बेस की तरह बिहेव करते हैं, दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप समझना, पहली बात ध्यान से सुन लो, इसमें केवल मेन बात ये याद रखनी है, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता वो समझ लो। जैसे HCl है, HClO4, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इनकी कंसंट्रेशन मान लीजिए हमें दी हुई है 10⁻⁻1 m, ये 10⁻⁻1 m, ये इनकी कंसंट्रेशन है। तो pH कितना होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना होगा, 10⁻⁻1 m। यहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना होगा, 10⁻⁻1 m, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स 100% आयनाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होंगे तो आप देखो जब इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर सेम है तो HI कंसंट्रेशन भी सेम आ रही है, यानी आप बता सकते हैं कि इसका pH 1 होगा, इसका भी pH 1 होगा। ये लेवलिंग इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह हमें दिए होते एग्जाम्पल CH3COOH, C6H5COOH, ये दोनों वीक एसिड है, इनको जब हम पानी में डालते हैं तो अच्छा इनकी कंसंट्रेशन ही 10⁻1 10⁻1 m ये दी हुई है। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या ये इक्वली आयनाइज होंगे जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज हो रहे थे? ये इक्वली आयनाइज नहीं होंगे, यानी इनका आयनाइजेशन अलग अलग होगा। तो इनका आयनाइजेशन अलग होगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन दोनों का अलग अलग होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अलग अलग होगा, चलो मैंने इनको नाम दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन X और Y। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए X है और दूसरे कंसंट्रेशन Y, तो कंसंट्रेशन X और Y आने पर दोनों का pH अलग अलग होगा ना। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर नहीं चलता है, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल्फ आयनेशन या ऑटोप्रोटोलिसिस। क्या होता है ऑटोप्रोटोलिसिस? नाम से क्लियर है, जो सब्सटेंस अपने आप ही प्रोटॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। जैसे H2O liquid gives us H positive या H3O positive aqueous, H3O positive aqueous प्लस OH नेगेटिव aqueous। अब देखो यहाँ पर किसी एक ने प्रोटॉन दिया और किसी एक ने प्रोटॉन लिया, ये सेल्फ आयनाइजेशन हुआ H2O का। जो सेल्फ आयनाइजेशन होता है H2O का, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोप्रोटोलिसिस। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K ऑटो AUTO ऑटो इस टाइप से लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और समझो यहाँ पर NH3 लिक्विड, अच्छा ये H3O पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट NH3 लिक्विड प्लस NH3 लिक्विड gives us NH4 पॉजिटिव लिक्विड प्लस NH2 नेगेटिव लिक्विड। इसके लिए हम KAUTO ऑटो टर्म यूज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना NH4 पॉजिटिव लिक्विड और NH2 नेगेटिव लिक्विड ही लिखना है, एक्वस नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पानी सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं लिया हुआ है, वाटर ऊपर था तो वहाँ एक्वस टर्म आ सकती थी, यहाँ पर NH3 ही सॉल्वेंट है और NH3 ही सॉल्यूट है एक तरह से, ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हमें लिक्विड टर्म ही यूज करनी है। तो इस टाइप से होने वाले आयनेशन को बोलते हैं हम लोग सेल्फ आयनेशन या ऑटोप्रोटोलिसिस, और इसके कांस्टेंट को बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिटिक कांस्टेंट।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी हम पढ़ेंगे KI ऑफ वाटर, दूसरा पढ़ेंगे KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर अल्फा। इनकी वैल्यू सुन लो क्या क्या होती है। KI की वैल्यू क्या होगी, KW की वैल्यू क्या होगी, तो KI की वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16, KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 और अल्फा की वैल्यू होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻9। चेक कर लेते हैं ये कैसे आई, लेकिन ये याद कर लो आपको यूज होने वाली। हमने एट 25 डिग्री सेल्सियस बात की है। एट 25 डिग्री सेल्सियस KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। तो देखो यहाँ पर H2O लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। इसके लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा जाएगा वो क्या क्या लिखा जाएगा, वो KI लिखा जा सकता है, वो KA लिखा जा सकता है, वो KB लिखा जा सकता है, इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है। KI का मतलब होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KA का मतलब होता है एसिडिक कांस्टेंट, KB का मतलब होता है बेसिक कांस्टेंट। आप देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी H2 का जब आयनाइजेशन हो रहा है तो उसमें H प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एसिड की तरह भी काम करता है ये, इसका मतलब हम KA लिख सकते हैं। ये बेस की तरह भी काम करता है, यानी हम इसके लिए KB लिख सकते हैं कि ये OH आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है। खैर हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं इसको KI। आप देखो KI इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। ये टर्म है, क्लियर कर लो, इस बात को याद रखना आप लोग। कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड प्योर वाटर की कंसंट्रेशन होती है 1000/18 मोल पर लीटर, यानी कैपिटल M। तो हम इसको यूज करेंगे, आप इसको कुछ भी C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखना आगे हम 1000/18 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यूज करेंगे। ओके, तो KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। ये हमारे पास टोटल टर्म है। इसको हम KW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। KW हमने किसकी जगह लिखा हुआ है, KI इंटू H2O की जगह। तो KW इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। तो एक टर्म तो ये याद रखनी है आपको हर हाल में कि KW इक्वल टू होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अगर आप इसमें लॉग प्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, PKW इक्वल टू PH प्लस POH। मैंने यहीं पे इस बात को बता दी, आगे याद भी रखना। P का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग, यानी कि आप PH लिखेंगे तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आए। अच्छा चलिए, अब हमने KW किसकी जगह लिखा था, KW इज इक्वल टू KI इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। आपको पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। तो 10⁻⁻14 इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड कितना है 1000/18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो KI की वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्टीमेटली KI इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻16। मैंने यही आपको ऊपर समझाया था, आप देख लो यहाँ पर KI इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻16। तो आप डायरेक्ट यहाँ याद रखें इन चीज़ों को। इसी टाइप से आप नेक्स्ट चीज़ पे आओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप देखो यहाँ पर जो रिएक्शन आपने लिखी है, यहाँ से कंसंट्रेशन इसकी C थी, C में से मान लीजिए C अल्फा चला गया, तो ये कितना बना C अल्फा, ये कितना बना C अल्फा, यानी HI की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी C अल्फा। आपको पता है KW इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस या कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। तो आपको ये बात मालूम है कि अगर पानी डिसोसिएट होगा तो HI और OH की क्वांटिटी इक्वल होगी, HI और OH की क्वांटिटी इक्वल होगी। तो आपको पता है H पॉजिटिव एक्वस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। तो आप यहाँ पर KW इक्वल टू लिख सकते थे H पॉजिटिव स्क्वायर या कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव स्क्वायर। KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी आ गई, इससे कैलकुलेट कर लो। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एक्वस हमारे पास आ गया 10⁻⁻7। ये बात याद रखना, प्योर वाटर के अंदर एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एक्वस इक्वल टू होता है 10⁻⁻7। ये डेटा आपको हर हाल में याद रखना है। आप 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन 10⁻�7 प्योर वाटर में, या कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन 10⁻⁻7 होता है। और आप जानते हैं OH आयन की जगह आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर C अल्फा, ये C अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में ना, तो आप यहाँ लिख सकते थे C अल्फा।
सी अल्फा इज इक्वल टू आपके पास कितना है 10⁻⁻7। सी है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय सी, यानी कि 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1000/18। इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁹। यही मैंने ऊपर आपको समझाया था कि आप यहाँ चेक कर लो, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। चलिए नेक्स्ट इज पीएच स्केल। हम बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू कितना होता है 10⁻⁻14, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पी एच इज इक्वल टू 0 से लेकर 14 तक चलेगा, और बीच में जो 7 आएगा वो 7 उसमें न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल 7 से पहले अगर सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा एसिडिक, अगर pH 7 से ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक। लेकिन ये सारी थ्योरी कब एप्लीकेबल है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर बात करते हैं एट 62 डिग्री सेल्सियस, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻13। के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पहले तो ये बात आपको याद रखनी है ना। तो के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻13, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई। आप देखो 62 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻13 10⁻⁻14 से ज़्यादा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्योर वाटर में 10⁻⁻6.5, या कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन भी बोल सकते थे इसको आप। इसमें पीएच वैल्यू 0 से लेकर 13 तक, यानी मिड पॉइंट इसमें होगा 6.5, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल। और 6.5 से ज़्यादा अगर होगा तो बेसिक, 6.5 से ज़्यादा कम पीएच होगा तो एसिडिक। इसका मतलब ये कि हम ये बोल सकते हैं 62 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी का पीएच 7 है, इसका मतलब सॉल्यूशन का पीएच 7 है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। आई रिपीट, 65 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल का सॉल्यूशन, उस सैंपल का पीएच अगर 7 है, इसका मतलब वो बेसिक है, क्योंकि 6.5 उसका न्यूट्रल पॉइंट है। आप जानते हैं ln KW2/KW1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इन द ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आपको मालूम है H2O कन्वर्ट इंटू H पॉजिटिव एंड टू OH नेगेटिव, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप डेल्टा RH क्या है हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस KW होता है 10⁻⁻14, और एट 62 डिग्री सेल्सियस होता है KW 10⁻⁻13, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पीएच। हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच क्या वैल्यू होती है वो समझो। पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसको हम बोलते हैं पीएच। तो ठीक है, जब भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन दिया हो तो हम उसमें पीएच कैलकुलेशन करेंगे। पीएच की वैल्यूज आपको बता दी मैंने इसमें, लेकिन यहाँ पर पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड में समझा देता हूँ वही आप स्ट्रॉन्ग बेस में लगा देना। बस अंतर ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं डायरेक्ट HI कॉन्सेंट्रेशन निकालना सिखाऊंगा तो पीएच निकालेंगे। इसी टाइप से जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात करेंगे तो आप उसमें POH कैलकुलेट करेंगे, बट ऑलमोस्ट डेटा सेम रहेगा। समझते हैं यहाँ पर पीएच कैलकुलेशन इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जैसे HCl या कोई एसिड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को दी हुई है 10⁻⁻1, 10⁻, ये एक्वस है ध्यान रखना, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻14। यहाँ पर पीएच क्या होगा तो आप देखो, यहाँ पर HI कंसंट्रेशन है तो माइनस लॉग ऑफ HI लगा दो। ये पीएच कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 6,
अब जरा सोचो कि अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें पानी में आप पानी का सैंपल लिया, उसमें आपने कुछ HCl मिला दिया। अगर आप उसमें HCl मिला देते हैं तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। अगर एसिडिक रहेगा तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस सॉल्यूशन का pH तो 7 से कम होगा। अगर 7 से कम होगा तो जैसी 10⁻⁷ आती है डेटा, तो वहाँ पर pH 7 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 अगर हुआ तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। तो आप इसका डेटा याद कर लो, 6.79 होता है, 6.98 होता है। अगर 10⁻⁸ कंसंट्रेशन है 6.98, उसके बाद किसी की भी डेटा है आप 6.99 लिखते रहो। यानी अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6.98 लिख दो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन 10⁻⁷ दिया हुआ है तो आप उसका pH 6.79 लिख सकते हैं। लेकिन ये तब जब आप कोई फॉरेन एसिड मिलाते हैं, ये नहीं कि प्योर वाटर है उसका H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷, दैट्स व्हाई आपने चिपका दिया। मतलब ये कि आपने प्योर वाटर लिया, उसमें कुछ HCl मिलाया, वो जो HCl मिलाया उसकी कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁷ बन गई तो आप उसके केस में जो pH निकालेंगे वो 6.79 लिखेंगे। क्लियर? अब बात ये कि ये आता कैसे है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको इसमें दोनों केस समझा देता हूँ। चलो बात करते हैं। हमने अभी एक HCl सैंपल लिया, HCl एक्वस, इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻6। अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो HCl एक्वस गिव्स अस H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। यहाँ पर इसका pH कितना आएगा? तो यहाँ 10⁻⁻6 है ना H आयन का कंसंट्रेशन, तो आप डायरेक्ट इससे pH निकाल सकते हैं, 6 आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि जिसमें हमने इसको मिलाया वो है पानी, और पानी भी आयनाइज फॉर्म में रहता है H2O, तो कुछ आयनाइज फॉर्म में रहेगा, यानी पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव, इससे भी तो कुछ मिलेगा। और आपको पता है कि प्योर वाटर से मिलने वाले H आयन की क्वांटिटी होती है 10⁻⁻7। बट ये प्योर वाटर केस है, प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। लेकिन जैसे ही आपने HCl मिलाया तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो पानी से मिलने वाले H आयन की क्वांटिटी एक्चुअल में कम हो गई, अब वो 10⁻⁻7 नहीं है, यानी कि अब उससे मिलने वाले H आयन की क्वांटिटी x है। यानी टोटल ओवरऑल H आयन कितना हो गया हमारे पास? 10⁻⁻6 प्लस x। अगर आप ध्यान से देखें तो KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी 10⁻6 प्लस x इंटू एक्स, ये डेटा हमको मिलेगा। और KW की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10⁻⁻14। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 10⁻⁻8। और जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू आपको मिल गया 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻6। अब आप जरा इस बात को सोचो कि 10⁻⁻8 10⁻⁻6 से बहुत छोटा वैल्यू है, यानी ये नेगलेक्ट हो जाएगा। और अगर ये नेगलेक्ट हो जाएगा यानी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अप्रोक्स कितना बचा? 10⁻⁻6। यानी हमारे पास pH कितना आ गया? pH इक्वल टू आ गया 6। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट फॉरेन एसिड से मिलने वाले H आयन से ही pH कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट उसका pH बता सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन में मिलने वाले H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है, -6 से कम है, तो आपको pH कैलकुलेशन के टाइम में पानी से मिलने वाले H आयन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये पूरा कैलकुलेशन क्यों किया इसका कारण बता देता हूँ। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन ऑफ HCl लेते हैं तब हम कितने परसेंट H पॉजिटिव आयन को नेगलेक्ट करते हैं। आप देखो x की वैल्यू आई थी 10⁻8 और ये 10⁻8 10⁻6 का 1% है, यानी हम 1% को नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और नेगलेक्ट हम 5% तक कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझो। HCl की कंसंट्रेशन मान लीजिए हमने 10⁻⁻7 ली हुई है। यहाँ पर HCl डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, तो HCl से क्या बनेगा हमें? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये कितना मिल गया? 10⁻⁻7, सब एक्वस लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज H2O लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। सेम बात यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यानी यहाँ पर वैल्यू x और x मिलेगी, H और OH की। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल H पॉजिटिव आयन कितना हो गया? x प्लस 10⁻⁻7। तो
KW यानी 10⁻14 इज इक्वल टू x प्लस 10⁻−7 इंटू एक्स। जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें ढंग से लिखने के बाद, तो x की वैल्यू आएगी 0.618 इंटू 10⁻−7। आप देखो ये जो x की वैल्यू है ये अब नेग्लिजिबल नहीं है। अगर नेग्लिजिबल नहीं है यानी कि हमें H पॉजिटिव आयन निकालना पड़ेगा, तो 0.618 इंटू 10⁻−7 यानी पानी से मिलने वाले H आयन का भी कंट्रीब्यूशन यूज होगा। अब हम pH निकालेंगे और इसका pH कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.79। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, आप बार बार कैलकुलेट मत करो, आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद करनी है। 10⁻6 से कम pH है तो आप उसमें पानी का H पॉजिटिव आयन यूज करेंगे pH कैलकुलेशन में। अगर 10⁻6 से या उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो आप पानी से मिलने वाले H आयन का कंट्रीब्यूशन यूज नहीं करेंगे pH कैलकुलेशन में। यही बात आप स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी याद रखें। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH में या OH नेगेटिव आयन में, ये एक्वस, जब हम कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो एक्वस में बोलते हैं। 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻6 10⁻6 10⁻7 10⁻8 10⁻9 10⁻12। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन है तो आप POH कैलकुलेट करेंगे। POH 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। लेकिन आपको पता है सेम डेटा वो वहाँ पर जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में यूज़ किया था वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम इसको बोलेंगे 6.79, ये 6.98, 6.99। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, POH। तो pH निकालेंगे तो pH कितना आएगा, 14 माइनस POH करोगे। और आप देखो अगर 14 माइनस POH करोगे इसमें तो सभी का pH 7 से ज़्यादा आएगा। 7 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा। ऑब्वियसली जब NaOH मिलाया तो सॉल्यूशन बेसिक तो है ही। आप देखो यहाँ जो डेटा की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है वैसे जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। तो आप इसको ध्यान रखें जब आप सॉल्व करें तो आप ये वैल्यू याद कर लो। आपको केवल कितनी वैल्यू याद करनी है, 6.79, 6.98 और 6 उसके बाद 999। चलिए नेक्स्ट है pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बड़ा सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, एक्वस, मिलाया क्या इसके अंदर NaOH, एक्वस। अब आप जरा सोचो, जो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए एसिड के मोल्स ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेस के मोल्स ज़्यादा हैं सॉल्यूशन बेसिक होगा। यानी आपको करना ये है कुल मिला के इसकी कंसंट्रेशन M1 और वॉल्यूम V1, तो M1 V1 HCl के लिए ले लो, NaOH के लिए M2 V2 ले लो। अगर आप कैलकुलेट करते हैं M1 V1 माइनस M2 V2 ये डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब इसमें जिसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या तो वो H आयन होगा या OH आयन होगा। तो आप यहाँ पर रिजल्टेंट H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालो, जो ज़्यादा है आपको वही लिखना है। मान लीजिए H आयन ज़्यादा है यानी M1 V1 ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर M2 V2 ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। उसके बाद अगर ऐसे H आयन बचा तो आप pH कैलकुलेट कर लेना, और अगर OH आयन बचा तो आप POH कैलकुलेट करना, और POH के बाद 14 में से माइनस कर देना तो pH आ जाएगा। नेक्स्ट है pH ऑफ वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस। इसमें मेनली मैं जो बताने वाला हूँ वो ये कि वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस में जैसे CH3COOH, CH3COOH ये एक वीक एसिड है एक्वस। इसका कॉन्जुगेट बेस है CH3COO नेगेटिव एक्वस या CH3COO Na। तो ये इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा Ka और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा Kb, यानी Ka ऑफ एसिड एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू होता है Kw। कुल मिला के शॉर्ट में आप ऐसे लिख लो Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw। लेकिन ये याद रखना है Ka एसिड के लिए तो Kb उसका कॉन्जुगेट बेस है। ऐसे नहीं किसी ने फालतू का एग्जाम्पल लगा देता है कि सर K HCl के लिए लिख दो और Kb NaOH के लिए लिख दो। जी नहीं, पहली बात तो K और Kb HCl NaOH के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। दूसरी बात, चलो फिर भी कोई वीक एग्जाम्पल लेके आ जाता है कि सर CH3COOH Ka के लिए ले लो और NH4OH के लिए Kb। जी नहीं, NH4OH CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बेस लेते हैं NH4OH तो इसके लिए आप Kb बोल सकते हैं, लेकिन K किसके लिए बोलेंगे फिर
इसका सॉल्ट क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KW होगा। कुल मिला के आप यहाँ भी देख लो KA इंटू KB इक्वल टू KW। तो शॉर्ट में आप इसको याद रखो K इंटू KB इक्वल टू KW। अगर आप इसमें PH लगा देते हो तो PKA प्लस PKB इक्वल टू PKW। मैंने अभी ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, PH प्लस POH इक्वल टू PKW। ये सारे फॉर्मूले यूज होने, आप इनको याद भी रखें। पीएच ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन, वीक एसिड सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है CH3COOH एक्वस, इसका हमको पीएच कैलकुलेट करना है, इसकी कंसिस्टेंसी सी है। तो ठीक है, CH3COOH को पानी में डाला तो ये बना CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, एक्वस एक्वस। सी में से X चला गया तो ये बना X और ये बना X। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, K। ठीक है, तो आप K इक्वल टू लिख सकते हैं KA इक्वल टू x² / C - x। अब आप देखो अल्फा नेग्लिजिबल है कि नहीं। अल्फा नेग्लिजिबल देखने के लिए अल्फा इक्वल टू √KA/C यूज करते हैं। यहाँ पर अगर अल्फा इज लेस देन 0.05 आता है तो अल्फा नेग्लिजिबल है। अल्फा नेग्लिजिबल है यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KA इज इक्वल टू x² / C। और यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया √KAC। x किसका कंसंट्रेशन है, आप देखो ये x है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी आप लिख सकते थे H पॉजिटिव आयन इक्वल टू √KAC। इसमें pH अप्लाई कर लो तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इन द ब्रैकेट PK माइनस log C। ये बन गया फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब अल्फा नेग्लिजिबल है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यही बात आप वीक बेस में भी करना है। बस अंतर क्या जाएगा वो सुनो, यहाँ पर K की जगह क्या आ जाएगा, KB अगर वीक बेस होगा तो, और X की जगह क्या आ जाएगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन लिखा है उसकी जगह क्या लिखें आप, OH आयन, जैसे मैंने लिखा है। अच्छा एक टर्म और समझो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बनाया था यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू √KA/C। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखो आपने लिखा था KA इक्वल टू x² / C - x, या आप इसको लिख सकते थे KA इक्वल टू C⁴² / 1 - अल्फा, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा। मालूम है ये पूरी बात, ऊपर पढ़ के आए हैं आप। यहाँ जो x लिखा हुआ है, x की जगह आप क्या लिख सकते थे, x इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा। तो इस जगह आप समझो KA अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो 1 - अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1, यानी KA इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, C⁴²। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, √KA/C। ये टर्म यहाँ से आती है। अब आपको मालूम है कि इसमें K कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√C। C क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी आप ये भी लिख सकते थे कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू √V। C की जगह डाल दो ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कांस्टेंट वैल्यू है भाई, एक बार आपने सॉल्यूट मिला दिया तो उसके मोल्स तो फिक्स हो गए ना। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी कंसंट्रेशन टेंस टू 0, अगर कंसंट्रेशन कम हो गई या वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम टेंस टू इन्फिनिटी, देन अल्फा टेंस टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एक टाइम बाद पूरी तरह से आयनाइज जाएगा, और जो सब्सटेंस पूरी तरह से आयनाइज जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये कि वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Cl HCl एक्वस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻11। तो इसका pH कितना होगा, अभी मैंने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट का pH कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू याद है 6.99 लिखने का है। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको मालूम है ये बात। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻11। लेकिन मैंने बताया कि ये कंसंट्रेशन बहुत छोटी है, बहुत कम है। इसका मतलब CH3COOH भी 100% आयनाइज हो गया होगा। अगर ये 100% आयनाइज हो गया होगा तो इसमें भी pH कितना आ गया, 6.99।
बस यही थ्योरी यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। आप देखो CH3COOH का pH भी HCl के बराबर ही लिखा है। Now next is pH of resultant solution of strong acid and weak acid। अब जरा सोचो, हमारे पास CH3COOH कोई वीक एसिड है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन है C2, ये आयनाइज हुआ, तो ये आयनाइज होगा तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया HCl, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो H आयन प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन C1 है, तो ये तो पूरा का पूरा C1 प्रोड्यूस कर देगा H पॉजिटिव आयन। C2 100% आयनाइज नहीं होगा, तो उसमें से मान लीजिए X चला गया, तो CH3COO नेगेटिव कितना बना X, H पॉजिटिव आयन कितना बना X। ओवरऑल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई C1 + X। यानी कि यहाँ पर हमें pH कैलकुलेट करना है, तो पहले तो K लिखो, Ka इक्वल टू क्या होगा हमारे पास X इंटू C1 + X इज डिवाइडेड बाय C2 - X। आप यहाँ पर निकालो जो ऊपर फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू √Ka/C करके। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है, अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम आती है तो अल्फा नेग्लिजिबल है। अल्फा अगर नेग्लिजिबल है इसका मतलब एक्स भी नेग्लिजिबल है, और एक्स अगर नेग्लिजिबल हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ka इक्वल टू X इंटू C1/C2, राइट। अब इसको नेग्लिजिबिलिटी देखने का तरीका, अगर C1 अप्रॉक्स इक्वल टू C2 है तो भी X नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमें मेनली जो H आयन मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा। बस फिर आप pH कैलकुलेट कर लो, K कैलकुलेट कर लो, जो भी उसमें पूछा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए मैं एक टर्म और बता दूं, pH ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जैसे H2A। अब H2A एक वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C है, तो H2A आयनाइज होगा, H2A आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन एक्वस और HA नेगेटिव आयन एक्वस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर Ka लिखा जाएगा। अब इसने पहला H आयन दिया, फर्स्ट H आयन दिया, दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे K1। अब HA नेगेटिव एक्वस, ये भी तो H आयन दे सकता है ना, तो H पॉजिटिव एक्वस प्लस A डबल नेगेटिव एक्वस, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा Ka2। ओवरऑल आप देखो C में से X चला गया तो ये बना X और ये बना X, X में से Y चला गया तो ये बना Y और ये बना Y, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा अब X - Y, और H आयन टोटल कितना हो गया हमारे पास X + Y। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर Y नेग्लिजिबल है कि नहीं, तो डेफिनेटली पहली बात तो ये Ka2 लेस देन Ka1 होगा, और Ka2 लेस देन K1 है, Ka1 है, इसका मतलब Y X के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, और Y नेग्लिजिबल हो गया, इसका मतलब X - Y को हम क्या लिखेंगे X, X + Y को क्या लिखेंगे X, यानी हमारे पास Ka1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Ka1 इक्वल टू, आप देखो जरा ध्यान से, उसमें Ka1 इक्वल टू X + Y की जगह क्या लिखना है हमको X, तो X इंटू X - Y की जगह भी क्या लिखना है X डिवाइडेड बाय C - X, और Ka2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, X + Y की जगह लिखेंगे X, और Y तो Y है, डिवाइडेड बाय X - Y की जगह भी क्या लिखेंगे हम X। अल्टीमेटली ये कितना आ गया Ka2 इक्वल टू X, सॉरी Y। अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो आप उसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में नेग्लिजिबल होता है। अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला मिला, अब C - X का टर्म आ गया, तो सबसे पहले इसमें अल्फा इक्वल टू √Ka/C करके देखो, तो यहाँ पर K1/C करोगे, ये क्योंकि ये 1 है, K1/C। जब आप K1/C से वैल्यू निकालेंगे, अगर अल्फा लेस देन 0.05 आता है तो अल्फा नेग्लिजिबल होगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर Ka1 इक्वल टू X² C। अल्फा नेग्लिजिबल का मतलब है X भी नेग्लिजिबल होना। अब आप यहाँ से X निकाल लो, जो निकालना है कैलकुलेट कर लो, pH निकाल लो, सारे आंसर्स आ जाएंगे।
यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एक्वस, तो H पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या था X प्लस वाई, और आपने पहले ही बता दिया कि Y नेग्लिजिबल है तो इक्वल टू X आ गया, तो आप यहाँ से pH भी निकाल सकते। नाउ नेक्स्ट इज pH ऑफ H3PO4। तो अब इसमें देखो जरा ध्यान से, हमने अभी K1 K2 यूज किए थे क्योंकि इसमें 2 H आयन प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जब हम H3PO4 के लिए लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही यूज करेंगे, उसमें K1 K2 K3 आ जाएगा, राइट। 3 टर्म होंगी, उसमें XYZ का टर्म आएगा, K1 K2 K3 में K3 कम होगा, उससे ज़्यादा K2 होगा, उससे ज़्यादा K1 होगा। इनको आप देख लेना ये नेग्लिजिबल वाला पार्ट आता है कि नहीं, बहुत कम होते हैं। तो जैसे मैंने उसको समझाया H2A वैसे ही इसमें करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। इसमें सॉल्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास कंप्लीट सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बनते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4, Na2CO3, Na3PO4 एटसेट्रा, ये सारे सारे सॉल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने, MgCl2 एटसेट्रा। अब आती है बात इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होते हैं? जो कंप्लीट, जिनका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ आता है, जैसे NaHSO4, आप जानते हैं ये अभी भी एक H आयन दे सकता है। एक्चुअली H2SO4 से दोनों H आयन निकल जाते, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता, लेकिन अभी भी इसमें एक H है ना, तो एक और H आयन दे सकता है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। इसको हम एसिडिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि H आयन दे भी सकता है। ऐसे ही आप देखो MgOH होता है, MgOH में से एक OH चला गया, उसकी जगह Cl आ गया, अब ये देखो बेसिक सॉल्ट है MgOHCl। तो ऐसे सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नहीं बने होते या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ होता है, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट सॉल्ट। Na2HPO4 या NaH2PO4, NaHCO3, these are incomplete salt, right? Now next, pH of salt of strong acid and strong base। हम pH कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान से देखो, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जैसे HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH। यानी इनसे, इनकी रिएक्शन से कौन सा सॉल्ट बना? NaCl। Na आया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस से, Cl आया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एनाइन या स्ट्रॉन्ग बेस के एन कैटाइन ये पानी से रिएक्ट नहीं करते। आई रिपीट, सिंपल वर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, बस इतना सा याद रखना है। तो अब Na और Cl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट है, तो ये पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी NaCl की कंसर्न, NaCl अगर आयनाइज होता है तो क्या बनता है? Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। आप देखो यहाँ पर, ये पानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी कि पानी या जो सॉल्यूशन है उसका pH 7 रहेगा, यानी अभी भी सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। तो pH इक्वल टू 7, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब सोचो, वीक एसिड का मतलब, मान लो CH3COOH, ठीक है, CH3COOH की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाओ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो सॉल्ट क्या बना? CH3COONA। यानी ये सॉल्ट जो बना वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अलग अलग पार्ट। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है C, इसको हमने पानी में डाला। मैंने कहा ना, बाय डिफॉल्ट सॉल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जो सॉल्ट अभी आप पढ़ रहे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो CH3COONA एक्वस पानी में आयनाइज होगा तो CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस Na पॉजिटिव एक्वस। सॉल्ट के लिए अभी आपको सिंगल एरो लगाना है रिएक्शन के बीच में। अगर मैंने कहीं रिवर्स लगा दिया सॉल्ट में तो वो गलत है अभी, ठीक ना। वो तो स्पेरिंगली सॉल्ट होते हैं उसमें रिवर्सिबल एरो लगाएंगे, अदरवाइज सॉल्ट के लिए आप सिंगल एरो ही यूज़ करें क्योंकि ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन है।
यहाँ पर CH3 COO नेगेटिव का कंसिस्टेंसी, Na पॉजिटिव आयन का कंसिस्टेंसी, लेकिन पानी से रिएक्ट कौन करेगा? पानी से रिएक्ट करेगा वीक एसिड का आयन होगा या वीक बेस का आयन होगा। तो वीक एसिड का आयन कौन सा है? CH3COOH। ये पानी से रिएक्ट करेगा, Na पॉजिटिव पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये एनायन है तो हम बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। इस केस में क्या होता है? CH3COO नेगेटिव वाटर से इंटरेक्ट करता है, यानी H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? CH3COOH प्लस OH नेगेटिव एक्वस एक्वस। ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस हुआ? OH नेगेटिव आयन, यानी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा? K या Kb? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा Kb, क्योंकि इसमें OH आयन प्रोड्यूस हुआ। अब इसकी कंसिस्टेंसी C थी, तो C में से कितना चला गया? X, तो ये बना X और ये बना X, यानी Kb इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? x² C माइनस एक्स। आप देख लो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू √Kb/C लिख के सॉल्व कर लो। अगर अल्फा लेस देन 0.05 आता है तो यहाँ पर x नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो Kb इक्वल टू क्या आ गया? x² C यानी x इक्वल टू क्या आ गया? √KBC। आप इसमें x किसकी कंसंट्रेशन है? OH नेगेटिव आयन की, यानी आप यहाँ से POH निकाल सकते हैं। आप इसमें POH कैलकुलेट कर लो, POH आ जाएगा। आप 14 माइनस कर दो, इस 14 में से माइनस कर दो, यानी pH इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस POH। तो आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो वापस आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं कुछ लोग, तो फॉर्मूला यूज होता है कब? जब अल्फा नेग्लिजिबल हो। तो इसका फॉर्मूला है pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pK प्लस log C। ये ऊपर हेडिंग में मैंने मेंशन किया हुआ है, देख लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pK प्लस log C। तो आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब अल्फा नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बिल्कुल वही एग्जांपल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl, वीक बेस का मतलब NH4OH। तो NH4OH से NH4 पॉजिटिव आ गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से Cl आ गया, तो ये बन गया NH4Cl। और सी कंसिस्टेंसी, इसका pH निकालना है, तो pH इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू PKW माइनस PKB माइनस log C। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, ये तब एप्लीकेबल है जब अल्फा नेग्लिजिबल है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं तो आप सिंपल वही पैटर्न सॉल्व करो जो आप जानते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। NH4Cl डिसोसिएट होगा। अगर ये NH4Cl डिसोसिएट होगा तो बताओ क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव बनेगा, और क्या बनेगा? Cl नेगेटिव बनेगा। पानी से रिएक्ट कौन करेगा? NH4 पॉजिटिव, क्योंकि ये वीक बेस का पार्ट है। रिएक्ट कौन नहीं करेगा? Cl नेगेटिव। कैटायन है, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा तो हमें K का टर्म यूज करना पड़ेगा, यानी कि NH4 पॉजिटिव एक्वस H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयन एक्वस एक्वस। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें H आयन प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब आपको K यूज करना है, तो C माइनस एक्स एक्स एक्स। अब आप आगे सॉल्व कर लेना बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया था, लेकिन इसमें आपको H आयन का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इसे 14 से माइनस नहीं करना पड़ेगा। इसमें pH कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। अल्फा नेग्लिजिबिलिटी निकालना, अल्फा नेग्लिजिबल निकालने के लिए √Kb/C का लेना होगा। अगर बेस है तो Kb/C, अगर एसिडिक काम कर रहा है तो K/C। चलिए नेक्स्ट, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड क्या होता है? CH3COOH। वीक बेस क्या होता है? NH4OH। तो ये हमारे पास CH3COONH4 एक सॉल्ट बन गया एक्वस। इसमें पानी से रिएक्ट कौन करेगा? ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे। इसका pH कैसे निकालते हैं? इसका pH निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, pH इक्वल टू हाफ इन द ब्रैकेट PKW प्लस PKA माइनस PKB। इसके केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है ना। आप समझो यहाँ पर CH3COONH4 आयनाइज होगा, सॉल्ट है।
तो CH3COO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव, सॉरी NH4 पॉजिटिव बनेगा एक्वस। यहाँ पर कंसंट्रेशन C है। अब पानी से रिएक्ट कौन करेगा, तो दोनों आयंस रिएक्ट करेंगे, दोनों आयंस रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस NH4 पॉजिटिव एक्वस react with water gives us CH3COOH aqueous plus NH4OH aqueous, और इसके लिए हम लिखेंगे क्रीम कांस्टेंट KH। तो C में से C अल्फा चला गया, C में से C अल्फा चला गया, ये बना C अल्फा, ये भी बना C अल्फा। यानी आप KH इज इक्वल टू लिख सकते थे C अल्फा होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा होल स्क्वायर। तो के एच इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, के एच इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। के एच क्या होगा, के एच इज इक्वल टू होगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, क्योंकि अब यहाँ एसिड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, तो इन दोनों केस में आपको ये टर्म यूज करनी पड़ेगी। अब आप देखो इसमें अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास क्या आ गया, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, ठीक। लेकिन आप याद रखो इस चीज को, पी एच इज इक्वल टू हमारे पास होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। देखो अगर पी के ज्यादा है, पी के, तो सॉल्यूशन पी के किससे ज्यादा, पी के बी से, अगर पी के ज्यादा है पी के बी से, तो आप देखो पी एच की टोटल वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी, और 7 से ज्यादा आएगी, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और अगर पी के कम है पी के बी से, तो पीएच वैल्यू 7 से कम आएगी, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो आप ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयंस। पॉलीवैलेंट आयंस में मेन चीज आप समझ लो जरा, मान लीजिए कोई आयन है हमारे पास ए या कोई एक्स नेगेटिव, कुछ भी, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आयन लिख देता हूँ कोई सा एक्स नेगेटिव, एक्स पर मान लीजिए 4 नेगेटिव है। इसका मतलब ये आयन जब न्यूट्रलाइज रहा होगा, यानी एसिड फॉर्म में रहा होगा, H4X रहा होगा, इसका मतलब इसमें 4 एच आयन रहे होंगे, इसने 4 एच आयन रिलीज करके ये बना होगा। इसका मतलब जब ये रिएक्ट करेगा तो ये एच आयन गेन करेगा, यानी एनायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन बेसिक, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन एसिडिक। तो अब ये एच आयन गेन करेगा, तो एच आयन गेन करेगा तो 1 बाय 1 4 हाइड्रोजन गेन करेगा, 4 एच पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन शो करेगा वो KB1 शो करेगा, KB2 शो करेगा, KB3 शो करेगा, KB4 शो करेगा, यानी ये 4 कांस्टेंट शो करेगा, KB1 KB2 KB3। अगर हम इसका उल्टा देखें तो इससे ये चारों एच आयन गेन करके क्या बन जाएगा, H4X। अगर हम इसको उल्टा देखते, अगर H4X एच आयन रिलीज करता तो वो Ka1 रिलीज करता, Ka2 के अकॉर्डिंग होता, दूसरा एच आयन रिलीज करने पर तीसरा एच आयन रिलीज करता Ka3 होता, चौथा एच आयन रिलीज करता Ka4। कुल मिला के मैं आपको ये जो बताने वाला हूँ वो ये कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KB4 एंड Ka1, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो के, मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का टर्म समझाया था, के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, तो वही टर्म यहाँ पर आप समझ लो। देखो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं KB1 इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन Ka4, ये है। तो आप देखो के इंटू के बी, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, ये टर्म है। तो आप इसमें किसी भी एग्जाम्पल में आ जाए तो आप इस टाइप से उसकी टर्म जरूर समझ लें। इसी टाइप से KB2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू अपॉन Ka3, KB3 इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन Ka2, KB4 इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन Ka1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप इसको दोबारा से ध्यान से पढ़ लें। अब जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच ऑफ Na2A, Na2A का पीएच, यानी कि Na2A एक सॉल्ट है,
इसको हम लिख सकते हैं ए डबल नेगेटिव आयन, क्योंकि पानी में डालेंगे तो 100% आयनाइज जाएगा, तो ए डबल नेगेटिव आयन एक्वस, ये एक्वस लिखा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन सी। तो ए डबल नेगेटिव आयन एक्वस पानी से रिएक्ट करेगा H2O लिक्विड और बनाएगा Ha नेगेटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा, Ka या Kb? ऑब्वियसली OH आयन प्रोड्यूस हुआ तो Kb लिखा जाएगा। अब कौन सा Kb लिखा जाएगा, Kb1 या Kb2? अब देखो इसने पहला H आयन लिया, क्योंकि ए नेगेटिव के पास, ए डबल नेगेटिव है सॉरी, ए डबल नेगेटिव के पास अभी कोई H आयन नहीं है, तो इसने एक पहला H आयन लिया, तो Kb1 पहला प्रोटॉन गेन किया। इसी टाइप से Ha नेगेटिव एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स अस H2A एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो अब हम यहां पर लिखेंगे Kb2, राइट। हमारे पास Ka1 Kb2। अब क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में Ka1 Ka2 दिए रहे, तो अगर Ka दिया हुआ है तो Kw अपॉन यहाँ पर आप Ka2 यूज करेंगे। Kb2 अगर आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ Kw अपॉन Ka1 यूज करेंगे, अगर Ka1 Ka2 दिए हैं। क्योंकि देखो रिएक्शन देखकर तो आपको डिसाइड करना है पहले कि Kb लिखना है या Ka लिखना है। क्वेश्चन में दिए हुए से नहीं करना है कि क्वेश्चन में Ka दिया था तो आपने Ka लिख दिया। देखो रिएक्शन में OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको Kb लिखना है। अब क्वेश्चन में Ka दिया हुआ है तो Kb का K से क्या रिलेशन है वो देखना है। अब कौन सा K किस Kb से रिलेट हो रहा है वो भी देखना है। जैसे यहाँ Kb1 Ka2 से रिलेट हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब सेम पैटर्न C माइनस एक्स, ये बनेगा x, ये बनेगा x, यहाँ से x माइनस वाई चला गया तो ये बनेगा y, ये बनेगा y। ये टोटल हमारे पास OH आयन कितना हो गया, x प्लस वाई, और ये कितना बचा हमारे पास, x माइनस वाई। फिर आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, नेग्लिजिबिलिटी देखें नेग्लिजिबल है कि नहीं, फिर आप H आयन OH आयन कैलकुलेट करें। बाकी सारा पैटर्न वही है। मुझे मेनली आपको यहाँ पर बताना था कि K1 K2 Kb3 ये सब कैसे रिलेट करते हैं, Kb आपस में रिलेट करने का तरीका। इसी टाइप से आप pH ऑफ Na3PO4 के लिए भी करें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस या इनकम्प्लीट सॉल्ट जैसे NaHCO3। अब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा उलझ जाता है कि इसका pH कैसे कैलकुलेट करें। तो HCO3 नेगेटिव H आयन की तरह भी काम, सॉरी एसिड की तरह भी काम करेगा, और HCO3 नेगेटिव बेस की तरह भी काम करेगा। तो ऐसे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का pH निकालने के लिए pH इक्वल टू हाफ इन दी ब्रैकेट pKa1 प्लस pKa2, ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपको दिया होता Na2HPO4, तो जरा इसमें ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है HPO4 डबल नेगेटिव, यानी इसमें ये जो H आयन देगा वो कौन सा H आयन देगा, तीसरे नंबर का, तो तीसरा H आयन, तो K3 लिखा जाएगा। और ये जो H आयन लेगा तो कौन से नंबर का H आयन लेगा, दूसरे नंबर का। इसका मतलब Kb2 रिएक्शन शो करेगा। अब Kb2 कौन से Ka से रिलेटेड होता है, तो देखो इसमें टोटल अगर एक भी H आयन नहीं होता, तो PO4 ट्रिपल नेगेटिव होना चाहिए था, और PO4 ट्रिपल नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसमें जो टर्म्स यूज होती, इसमें Kb1 Kb2 और Kb3 यूज होती। इसी टाइप से टर्म K1 K2 और K3 यूज होती। तो आपको ये देखना है कौन सा K किससे रिलेटेड है, यानी Kb2 K2 से रिलेटेड है यहाँ पर। इसका मतलब हम यहाँ पर Kb2 को रिप्लेस कर सकते हैं, Kb2 की जगह क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन Ka2। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है इसका pH निकालने के लिए फॉर्मूला, वो pH निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है pH इक्वल टू हाफ इन दी ब्रैकेट pKa2 प्लस pKa3। राइट, तो आपको ये पहचानना है कि pKa2 pKa3 कैसे बने। ये आपकी थ्योरी में सब एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं तो सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो अपने pH को रेसिस्ट करता है अगर हम सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट एसिड या स्मॉल अमाउंट बेस मिलाएं तो।
आई रिपीट, अगर हम स्मॉल अमाउंट एसिड या स्मॉल अमाउंट बेस मिलाते हैं तो वो अपने पीएच को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है एक साथ, तो वो एसिडिक बफर कहलाएगा। बेसिक बफर है, वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो बेसिक बफर कहलाएगा। तो एसिडिक बफर की बात करते हैं, जैसे CH3COOH एक्वस, एंड इसका सॉल्ट क्या हुआ CH3COONA। CH3COONA बोलता जरूर हूँ मैं, लेकिन लिखता CH3COO नेगेटिव हूँ। मैंने आपको बताया सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सॉल्यूशन में अगर CH3COONA है यानी कि Na आयन तो अलग हो गया होगा, तो मेनली रहेगा कौन, CH3COO नेगेटिव। तो ये एक बफर बन गया। ये कौन सा बफर कहलाएगा, एसिडिक बफर। आप देख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे एसिड और इसको बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट, कॉन्जुगेट बेस। आपके पास एक और एग्जांपल है C6H5COOH, ये एसिड हो गया एक्वस, और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा C6H5COO नेगेटिव। इसके लिए जो बफर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास है। अब एसिडिक बफर है तो पीएच का टर्म यूज होगा, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड, या सॉल्ट की जगह आप कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते थे इसको, या आप इसको एनाइन भी बोल सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। कोई भी टर्म लिख सकते थे आप। इसी टाइप से हमारे पास एक टर्म और आती है, वो होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो वीक बेस क्या है भाई, वीक बेस जैसे NH4OH और इसका सॉल्ट क्या हुआ NH4Cl। तो NH4Cl ना लिखते हुए हम केवल NH4 पॉजिटिव लिखेंगे तब भी इसका सॉल्ट कहलाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बेस, वीक बेस, और इसका सॉल्ट ये है, या इसको कॉन्जुगेट एसिड भी बोलते हैं, कैटाइन भी बोलते हैं। तो आपके पास अब आपको पता है कि बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब सॉल्ट की जगह आप क्या क्या लिख सकते थे और करके, कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते थे इसको, आप इसको एक और टर्म क्या बोल सकते थे, कैटाइन भी बोल सकते। तो ये एक ही बात है। तो आप ये फॉर्मूले बफर में अप्लाई करें और आंसर्स निकालें। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, मेनली जो मैं बता दूं आपको कि बफर एक्चुअली होता क्या है। उन्हें दिखाई देता है कि हमने सॉल्यूशन के अंदर CH3COOH डाला, तो CH3COOH डाला, तो जैसे CH3COOH डिसोसिएट हुआ तो उससे कुछ अमाउंट CH3COO नेगेटिव मिल गया प्लस H पॉजिटिव। कुछ बच्चों को इसमें बफर दिखने लगता है, ये बफर नहीं है भाई। जब तक इसका सॉल्ट प्रेजेंट ना हो, जैसे किसी बेस से रिएक्शन होने के बाद कुछ बचे, ऐसे सब्सटेंस को हम बफर कहते हैं। जैसे CH3COOH लिया, इसके अंदर हमने कुछ NaOH मिला दिया, मान लीजिए इसके 2 मोल्स थे, इसमें हमने 0.5 मोल ये मिला दिया सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हमारे पास Lr कौन है NaOH, तो ये तो 0 बचा, और ये कितना बचा 1.5, और सॉल्ट कितना बन गया CH3COO प्लस H2 वगैरह जो भी बनेगा, तो ये कितना बना 0.5। अब आप देखो ये इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, यानी अब बफर सॉल्यूशन कहता है। बच्चों को कहीं भी CH3COO नेगेटिव दिखाई देता है, वो अपने आप में ये मान के चलते हैं आप लोग कि हाँ ये बफर बन गया। ऐसे नहीं बफर बनता है। बफर के लिए ध्यान देना होता है, जब आप एसिडिक बफर ले रहे हैं तो जो बेस आप रिएक्ट करा रहे हैं वो Lr होना चाहिए। अगर वो Lr है तो बफर मिलेगा। ऐसे अगर आप कोई वीक बेस ले रहे हैं, उसकी किसी एसिड से रिएक्ट कराना है, अगर एसिड डाल रहे हैं उसके अंदर जो एसिड है वो Lr है, तो आपको बेसिक बफर भी मिलेगा, क्योंकि कुछ बेस बचेगा और कुछ उसका सॉल्ट बनेगा। तो आप ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में जो बफर रेंज है, बफर कैपेसिटी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये एसिडिक बफर के लिए। यही बात आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेसिक बफर के लिए भी लिख सकते हैं। इसकी रेंज होती है 0.1 से लेकर 10 तक। यानी आपको पता है कि pH इज इक्वल टू मिलेगा आपको pKa प्लस -1, या POH मिलेगा आपको बेसिक बफर में
pH इक्वल टू pOH इक्वल टू pKb प्लस माइनस 1, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के केस में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होना चाहिए, अगर आप एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। अगर बेसिक बफर की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस होना चाहिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी में। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो रेशियो आप लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का मतलब है उन्हीं के एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं ये, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये बेसिक बफर के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताना है, यानी कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखे यहाँ पर बफर में, इन फॉर्मूले में यहाँ पर सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह 1 डाल देना, यानी log 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब होगी तो pH इक्वल टू क्या होगा, pK। इसी टाइप से मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी तो pOH इक्वल टू क्या होगा बेसिक बफर में, pKb, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस हैविंग सम कलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म, इन देयर आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म, उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर। ये रिएक्शन में हमें बताते हैं कि रिएक्शन होते टाइम रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हुई, क्या हुई। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक मिथाइल ऑरेंज लिखा हुआ है, एक मिथाइल रेड लिखा हुआ है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, फिनोफ्थलीन है। मेन यूज हमारे पास होने वाले हैं नंबर फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जो आप क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। इनकी पीएच रेंज याद कर लो। मिथाइल ऑरेंज की पीएच है आपके पास 3.1 से लेकर 4.4, और फिनोफ्थलीन की पीएच है 8.3 से लेकर 10। तो कई बार पूछा जाता है कि सर हम इंडिकेटर को कैसे सिलेक्ट करें, तो मैं अभी एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर इंडिकेटर, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का पीएच, एक सॉल्यूशन है उसका कुछ पीएच है, उसका पीएच मान लीजिए 4। तो आप देखो ये जो 4 पीएच है वो किसका मिल रहा है हमें, मिथाइल ऑरेंज का मिल रहा है या फिनोफ्थलीन का मिल रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज में आ रहा है ना, मिथाइल ऑरेंज की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन के लिए जो सिलेक्टिव इंडिकेटर है वो कौन सा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। यानी हम उस सॉल्यूशन के लिए मिथाइल ऑरेंज को यूज कर सकते हैं। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच किसी इंडिकेटर की रेंज में आता है तो हम उस इंडिकेटर को उस पीएच में यूज कर सकते हैं, उस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। उसे बोलते हैं कलर ट्रांजिशन रेंज, राइट। तो यहाँ पर जो हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि एसिडिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है, थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लो। एसिडिक इंडिकेटर क्या टर्म होती है? एसिडिक इंडिकेटर को हम HIN से रिप्रेजेंट करते हैं। HIN कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। ये सब एक्वस है, प्लीज एक्वस अब नहीं भी लिखूँ तब भी आप एक्वस याद रखना, इसमें सब एक्वस में चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको इंडिकेटर KIN से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी KIN इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव एक्वस इंटू IN नेगेटिव एक्वस इज डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ HIN। HIN इज एसिडिक पार्ट, IN नेगेटिव इज बेसिक पार्ट। हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो H पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा भाई, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल टू, जैसे अभी आपने ऊपर सॉल्व किया था फॉर्मूला, तो H पॉजिटिव आयन इक्वल टू कितना आ गया, KIN इंटू HIN इज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, IN नेगेटिव आयन। ओवरऑल पीएच इक्वल टू क्या आ गया, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN नेगेटिव इज डिवाइडेड बाय HIN, क्योंकि माइनस लॉग था ना, तो माइनस लॉग को मैंने यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट किया। अब आप इस बात को समझो, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आपसे पूछा गया कि भाई इसका एक कलर ट्रांजिशन रेंज है, तो कलर ट्रांजिशन रेंज क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था IN नेगेटिव अपॉन HIN, यानी सॉल्ट अपॉन एसिड की रेंज कहाँ से कहाँ तक बताई थी, 0.1 से लेकर 10 तक। तो ये रेंज यहाँ भी रखी जाएगी, यानी IN नेगेटिव इज डिवाइडेड बाय HIN, इनकी कंसंट्रेशन की रेंज कितनी होगी, 0.1 से लेकर 10 तक। ओवरऑल अगर आप ये वैल्यू लिखेंगे तो पीएच इक्वल टू आपको मिलेगा PKIN प्लस माइनस 1।
ऐसे अगर कोई बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर, अच्छा हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, परसेंटेज ऑफ आपको अनाइनाइज फॉर्म निकालना है या आयनाइज फॉर्म निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ आयनाइज फॉर्म, अनाइनाइज फॉर्म, जो भी निकालना है आपको मोल कॉन्सेप्ट में वो टर्म बताई गई है परसेंटेज निकालने का तरीका। या नॉर्मली परसेंटेज निकालने का आपके आपको निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये सब आता है तो आप देख लेना इसको। इसी टाइप से हमारे पास एक और है जनरल बेसिक इंडिकेटर। जैसे हमने एक इंडिकेटर लिया और हमने उसको रिप्रेजेंट किया, भी हमारे पास आई एन ओ एच बेसिक इंडिकेटर, ये ओ एच आइन प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है, आई एन पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव बनेगा। ये बेसिक फॉर्म में हमारे पास आई एन ओ एच, आई एन ओ एच हमारे पास बेसिक फॉर्म है, आई एन पॉजिटिव एसिडिक फॉर्म है। इसके लिए जो हम लिखेंगे के आई एन, लेकिन ये बेसिक इंडिकेटर है तो सेम फार्मूला वैसे ऊपर जो बनाया था वही बन जाएगा हमारे पास। बस इसमें क्या होगा, पी ओ एच होगा। इसमें क्या था हमारे पास यहाँ पर पी एच, तो ये पी ओ एच बन जाएगा। पी ओ एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पी के आई एन प्लस लॉग सॉल्ट क्या है हमारे पास, आई एन पॉजिटिव इज डिवाइडेड बाय आई एन ओ एच, राइट। इसमें भी कलर ट्रांजिशन रेंज क्या है, कलर ट्रांजिशन रेंज पी ओ एच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस माइनस वन। और इसमें भी परसेंटेज निकाल सकते हो, आयनाइज परसेंटेज, अनआयनाइज परसेंटेज। कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये कलर ट्रांजिशन रेंज का पार्ट रहता है हमारे पास, इसलिए अब कलर ट्रांजिशन रेंज में अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और फिनोल्फिन इंडिकेटर को याद रखो आप, जरा इनके कलर याद रखो, तो देख लो कि मिथाइल ऑरेंज की रेंज 3.1 से लेकर 4.4 होती है। ये अपने आप में जिस रेंज में बिलोंग करता है, अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच उस रेंज में आता है तो उसमें हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फिनोल्फिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर आप इन दोनों इंडिकेटर का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही दोनों मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइट्रेशन टर्म। टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन किसी भी एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं हम उसे टाइट्रेशन बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस कराया। मैंने यहाँ कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखो इस डायग्राम। यहाँ पर हेडिंग हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl सॉल्यूशन है, इसकी कुछ कंसनट्रेशन होगी 0.1 m, वॉल्यूम होगा कुछ 50 ml। इसमें NaOH मिला रहे हैं, इसकी कंसनट्रेशन 0.1 m। अब वॉल्यूम हम अलग अलग मिलाएंगे, हम कुछ इसमें 10 ml मिलाएंगे, 20 ml मिलाएंगे, 40 ml मिलाएंगे, 50 ml मिलाएंगे, या जो भी आपको मिलाना है मिलाते जाओ, है ना। 49.9 ml मिलाएंगे, ये सब चीज़ कुल मिला के क्वेश्चन आपको करना कैसे वो आप समझ लो। यहाँ 49 ml, 49.9 ml, ये सब आप यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने 50 ml मिला दिया तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें वही टर्म है M1V1 इक्वल टू, सॉरी, M1V1 माइनस M2V2 इज डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आप यहाँ पर देख लो, आपको एच आयन की क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है ओ एच आयन की। अगर एच आयन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप एच पॉजिटिव आयन निकालोगे यहाँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अगर ओ एच आयन होता तो आप ओ एच आयन की क्वांटिटी निकालते। अगर एच आयन ज़्यादा है तो आप यहाँ से पी एच निकाल सकते हैं और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ओ एच आयन ज़्यादा होता तो आप पी ओ एच कैलकुलेट करते, और पी ओ एच कैलकुलेट करते तो उसे 14 में से माइनस करते, 14 में से माइनस करते तो आपको पी एच मिल जाता। क्लियर। इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली जो ग्राफ है वो मेनली इस बात पे है कि अगर आप 49 ml से लेकर 50 ml और 50.1 ml, यानी 49.9 या 50 ml मिलाते हैं 50.1 ml, तो पीएच का जो ग्राफ है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो ग्राफ के हिसाब से ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट के आसपास एकदम से बदल जाता है। इसका पीएच 5 से सीधा 8-9 को क्रॉस कर जाता है, 7 बहुत मुश्किल में मिल पाता है। तो इस कारण से हम इस ग्राफ को पढ़ते हैं, मेन चीज़ ये है इसमें। खैर, लेकिन आपको क्वेश्चन करने का तरीका ये, आपको इतना जितना हम इसमें नोट्स में लिखते हैं, थ्योरी समझाते हैं, उतना आपको क्वेश्चन में नहीं आता। क्वेश्चन में कोई एक वॉल्यूम दिया रहेगा,
एक सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसका पीएच निकालना होता है। तो आप देखो इसका 20 ml है, इसका 0.1 मिलीमोल है, तो टोटल मिलीमोल कितने हो गए इसके 2 मिलीमोल्स। अगर ये 2 मिलीमोल्स बेस है और आप देखो यहाँ पर मिलीमोल्स कितने 5, यानी एसिड के मिलीमोल्स कितने हो गए टोटल 5। तो बचा कौन, एसिड बचा, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन बचेगी, तो आप पीएच निकाल सकते हैं। बस इतना इसमें आपको करना है मेनली। नेक्स्ट है हमारे पास वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में ये वीक एसिड सॉल्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ, देखो आप ध्यान से, CH3COOH है, इसमें NaOH मिलाया। तो आपको मैंने बताया कि CH3COOH के मिलीमोल्स कितने हैं 5 मिलीमोल्स। NaOH आप मिलाएंगे, उसकी कंसेंट कितनी है 0.5। आप इसमें 10 ml मिलाएंगे, 40 ml मिलाएंगे, जो भी आपको मिलाना है मिलाए। आप 50 ml भी मिला सकते हैं, 60 ml भी मिला सकते हैं। आप देखो 5 मिलीमोल्स हैं, अगर NaOH LR होगा तो हमें बफर मिलेगा। अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर बोला था कि अगर आप वीक एसिड में बेस मिला रहे हैं और अगर बेस LR है तो आपको बफर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि 50 ml से पहले तक आपको बफर मिलता रहेगा। तो आपको कौन सा बफर मिलेगा, एसिडिक बफर। अगर एसिडिक बफर मिलेगा तो आप उसमें पीएच, एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा दो। अब एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। रिएक्शन लिख के देख लो, आपको क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर CH3COOH है, इसकी रिएक्शन किससे हुई, NaOH से। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, CH3COONA प्लस H2O। आपको ये साफ साफ पता है कि ये सॉल्ट है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। अगर आपको यहाँ पर इसके पता है 5 मिलीमोल्स हैं, यहाँ आपने मान लीजिए 40 ml मिलाया, तो 40 ml मिलाया, इसका मतलब इसके 4 मिलीमोल है। तो आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 0, फिनिश हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बनेगा 1, तो सॉरी 4, राइट, और ये 4 बनेगा। तो आपके पास आप देखो सॉल्ट कितना आ गया 4 और एसिड कितना आ गया 1। तो ये एक बफर बन गया ना। क्वेश्चन में PK वगैरह दिया रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग कैलकुलेशन आए। कुल मिला के जो मेन बात याद रखनी है, टाइट्रेशन कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बस आपको उसमें ये पहचानना है बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, अगर आपने इसमें 50 ml मिला दिया तो वो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है जब जब एसिड, मिलीमोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ बेस, मिलीमोल ऑफ एसिड रिएक्ट करने वाले एसिड और रिएक्ट करने वाला बेस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस भी होता है। जब हम ये टर्म बोलते हैं तो बच्चे कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं। अगर एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस इक्वल हुए, यानी सॉल्ट अपॉन एसिड 1 हो गया, तो वो मैक्सिमम बफर हो जाए, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ऊपर पढ़ा था सेम, अब वीक बेस में हम क्या मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसा बफर मिलेगा, बेसिक बफर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलीमोल्स वीक बेस से कम है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड LR है, तो डेफिनेटली हमें बेसिक बफर मिलेगा। इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी 0.1 m, वॉल्यूम होगा 50 ml, बिल्कुल वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m हमें दी हुई है, राइट, 0.1 m। और यहाँ पर वॉल्यूम हम यूज़ करने वाले हैं, कंसंट्रेशन 0.1 m है, वॉल्यूम में 10 ml, 20 ml, 40 ml, ये सब 50 ml। 50 ml मिलाएंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा, चिंता मत करो, कंप्लीटली कन्वर्ज इनटू सॉल्ट, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। और सॉल्ट बनने के बाद में आपको कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा 50 ml पर। जनरली ये बात याद रखना, बच्चे समझते हैं कि सर 50 ml मिला दो, 50 ml इसका दिया हुआ है, दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हो गए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। जी नहीं, ये वीक बेस है, तो वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो अपने आप में न्यूट्रल नहीं होता। वीक एसिड है, अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, वीक एसिड है, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल थोड़ी होगा। भाई सॉल्ट को जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो उसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा NH4 पॉजिटिव केस में। अगर आपने 50 ml मिलाया तो कंप्लीटली सॉल्ट कन्वर्ट हो गया, जो कंप्लीट सॉल्ट बन गया वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा और उससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 50 ml से कम तक मिलाया, तो अगर आप 50 ml से कम मिला रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बफर है, बफर सॉल्यूशन है, यानी कि बेसिक बफर है।
तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, लिख देना। रिएक्शन आपको पता है, NH4OH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स अस NH4Cl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास बेस है और ये उसका सॉल्ट है। तो अब जो भी आप वॉल्यूम मिलाओगे उसके अकॉर्डिंग मिलीमोल्स निकाल लेना आंसर। इनिशियली इसके मिलीमोल कितने हैं, 5 मिलीमोल। इसमें अगर मान लीजिए आपने 40 ml लिया तो ये 4 मिलीमोल मिला दिया, यानी आफ्टर रिएक्शन ये कितना बचा हमारे पास, 1 मिलीमोल। ये कितना बचा, 0। ये कितना बना, 4। आंसर वैल्यू डाल देना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस में तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, वो जो, क्योंकि हम इसको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हमें CH3COONH4 मिलेगा और CH3COONH4 जो सॉल्ट है उसका pH कैलकुलेट करने का तरीका मैं ऊपर बता के आ चुका हूँ। तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3, इसको मैंने थोड़ा लिख के रखा हुआ है। Na2CO3 में क्या होता है वो समझो। Na2CO3 और CO3 डबल नेगेटिव एक ही बात है। Na2CO3 तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, सॉल्ट आयनाइज जाएगा तो CO3 डबल नेगेटिव मिलेगा। इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, HCl, और जब इसके अंदर HCl मिलाएंगे तो वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, वो CO3 डबल नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा। तो CO3 डबल नेगेटिव 2 H आयन ले सकता है। तो पहले स्टेप में जो H आयन लिया वो मैंने लिखा है CO3 डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू HCO3 नेगेटिव। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 1/Ka2। आप रिवर्स डायरेक्शन में देखो, आपको इसका एसिड बिहेवियर नजर आएगा, क्योंकि ये H आयन डोनेट करता हुआ नजर आएगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसमें आप ध्यान से देखो, H आयन अगर Lr है, जो हम HCl मिला रहे हैं, अगर वो Lr है तो सॉल्यूशन हमें बफर मिलता रहेगा। बफर मिलेगा तो अब ये हमें कौन सा बफर मिल रहा है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में K कौन सा यूज हो रहा है, K2, क्योंकि ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप देखें ध्यान से तो ये दूसरा H आयन रिलीज कर रहा है, क्योंकि HCO3 नेगेटिव होने का मतलब है एक H आयन तो ये दे चुका होगा ना एक तरह से, ये मान के चलो, रिवर्स में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, pH इक्वल टू PKA2 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ एसिड कौन होगा, HCO3 नेगेटिव, और सॉल्ट कौन होगा, CO3 डबल नेगेटिव। ओके नेक्स्ट, अब आप देखो, अगर मान लीजिए आपने इसमें टोटल 50 ml HCl मिला दिया, 50 ml HCl मिला दिया, जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 थी, तो कितने मिलीमोल हो गए, 5 मिलीमोल ऑफ HCl आ गया। अगर 5 मिलीमोल ऑफ H आयन आ गया, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा CO3 डबल नेगेटिव जिसके 5 मिलीमोल थे, वो 5 मिलीमोल ऑफ H आयन से रिएक्ट करके HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी ये 0 बचे, और ये कितना बन गया, 5। अब इसमें ना तो CO3 डबल नेगेटिव बचा, केवल कौन प्रेजेंट है, HCO3 नेगेटिव। तो ये तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का pH कैसे निकालते हैं, pH इक्वल टू हाफ pKa1 प्लस pKa2, राइट। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि मिलीमोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ बेस। अब जैसे ही 50 के ऊपर जाएंगे तो अब CO3 तो खत्म हो चुका, अब तो HCO3 है ना। तो जैसे ही हम और इसके अंदर 60 ml HCl मिलाएंगे, तो 60 ml HCl मिलाने का मतलब है कि हमें अब सॉल्यूशन के अंदर पहले पूरा का पूरा 5 मिलीमोल ऑफ HCO3 नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद में बचा हुआ, देखो 60 ml आपने HCl मिलाया, किस में, यहाँ पर 50 ml CO3 डबल नेगेटिव में, तो इसके 5 मिलीमोल्स थे। 60 ml आपने HCl मिलाया तो 6 मिलीमोल H आयन है और 5 मिलीमोल CO3 डबल नेगेटिव आयन है। ये 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल से रिएक्ट करके 5 मिलीमोल ऑफ HCO3 नेगेटिव बना देंगे। अब ये जो 5 मिलीमोल है, तो अभी H आयन कितना बच गया, 1 मिलीमोल बच गया। तो ये 1 मिलीमोल HCO3 से नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, यानी अब सेकेंड बफर बनेगा जिसमें K1 का टर्म यूज होगा। तो देखो मैंने लिखा हुआ है HCO3 नेगेटिव आगे फर्दर रिएक्शन करेगा H आयन से,
और वो H2CO3 बनाएगा, तो H2CO3 एसिड होगा, सॉल्ट, HCO3 नेगेटिव होगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 यूज होगा, Ka1 यूज होगा तो pH इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, राइट। सेम पैटर्न में हम टाइट्रेशन करेंगे H3PO4 का, लेकिन अब इसमें 3 स्टेप में होगी। जैसे अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो 2 स्टेप्स में लिखी थी, अब जो रिएक्शन होंगी वो 3 स्टेप में, तो अलग अलग वॉल्यूम यूज करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या टर्म है वो समझो। अगर हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, AgBr, AgI, Ag2CrO4 ऐसे किसी सब्सटेंस को लेते हैं, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है। स्पेरिंगली सॉल्युबल बहुत कम आयनाइज होते हैं, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयनाइज होते हैं। तो इनके आयनाइजेशन में जैसे AgCl है, AgCl आयनाइज होगा तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। कुछ बहुत माइन्यूट आयनाइज हुआ तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो, ये एक्वस लिखा है ब्रैकेट में, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S मोल पर लीटर है, तो S मोल पर लीटर ये, S मोल पर लीटर ये। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा उसका नाम है KSP, जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन एक्वस। इस टाइप से लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। S को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी और KSP को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं कि जो आयंस हैं उनका प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा या कम हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप एक Q टर्म पढ़ते थे, Q ही यहाँ पर IP है, IP फॉर आयोनिक प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा है या KSP से कम है, तो रिएक्शन क्या होगी। राइट, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो जैसे हम क्यू पढ़ते थे वैसे ही बात करेंगे। तो यहां पर मैंने IP फॉर आयनिक प्रोडक्ट यानी क्यू का टर्म है। अगर समझो जरा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है, KSP से। KSP से ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन बनेगा। आप देखो यहाँ पर ये टर्म, अगर आयंस ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन बनेगा, अगर आयंस कम है तो डिसोसिएशन होगा। तो आयन ज्यादा है यानी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन बनेगा। आयनिक प्रोडक्ट अगर QP से ज्यादा है, यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट अगर QP से ज्यादा है, IP इज ग्रेटर देन KSP, KSP से ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है, इसका मतलब PPT बनेगा, PPT फॉर्म। और अगर यहाँ पर देखें आयनिक प्रोडक्ट लेस देन ऑफ KSP, तो डिसोसिएशन होगा, PPT नहीं बनेगा, डिसोसिएशन और हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फिर कुछ होने की जरूरत नहीं है, नो डायरेक्शन। KSP का रिलेशन पढ़ते हैं जरा इसमें। जैसे रिएक्शन हमारे पास है AB टाइप, AB टाइप है तो A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। आप देखो सॉल्युबिलिटी S है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, मैं एक्वस नहीं लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड आप ध्यान रखना। तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, S स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्ट है या कंपाउंड है, वो है A2B टाइप, A2B टाइप, A2B डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा 2A, ये रिवर्सिबल साइन लगाना है भाई इनमें, 2A प्लस B, एक्वस एक्वस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप समझना यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर, तो ये बनेगा 2S मोल पर लीटर और ये बनेगा S मोल पर लीटर, यानी KSP हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2S होल स्क्वायर इंटू S। ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, राइट।
तो इसी टाइप से आगे भी आप देख लेना कॉमनली। चलिए मैं नेक्स्ट एक टॉपिक और बता दूं, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसा पार्ट है इसमें, इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो समझ लो आप। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जैसे हमारे पास BaSO4 सॉलिड और SrSO4 सॉलिड, इनको दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया, तो ये एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, बिल्कुल जैसा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में बताया गया था। तो Ba डबल पॉजिटिव एक्वस बनेगा कुछ, और कुछ SO4 डबल नेगेटिव। इसके लिए हम लिखेंगे KsP1। इसी टाइप से SrSO4 आयनाइज होगा, तो Sr डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डबल नेगेटिव एक्वस। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे KsP2। मैंने K1 K2 लिखा है, यानी KsP1 और KsP2 है ये। यहाँ सॉल्युबिलिटी है मान लीजिए इसकी X, और इसकी सॉल्युबिलिटी है SrSO4 की Y। तो SO4 डबल नेगेटिव आयन हमारे पास कितना हो गया, X प्लस Y। तो ऐसे केस में हम KsP1 यानी K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, X इंटू एक्स प्लस वाई, एंड K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Y इंटू एक्स प्लस वाई। इनको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, X अपन वाई। तो यहाँ से कोई X और Y की टर्म निकाल लो। दूसरा 1 प्लस 2 कर दो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू x के टर्म में निकालो, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर लो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। जैसे पहले करते थे सेम पैटर्न वही है। अच्छा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल है, अगर आयंस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हम उसे KF यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम उसका उल्टा देखें, जैसे CuNH3O4 डबल पॉजिटिव डिसोसिएट होता है, तो हम उसे बोलेंगे आयनाइज्ड कांस्टेंट। और KF और KI का रिलेशन क्या होगा भाई, रिवर्स डायरेक्शन के लिए लिखा गया है, तो KF इक्वल टू 1 अपॉन KI। केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, सिंपल, राइट। इसी टाइप से आप देखो, अगर स्टेप बाय स्टेप एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनता है, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस एक कॉम्प्लेक्स बनता है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो कैसे, पहले वो एक NH3 गेन करेगा, फिर दूसरा NH3 गेन करेगा, तो Ag पॉजिटिव प्लस NH3 कन्वर्ट इनटू AgNH3 पॉजिटिव। इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा KF1। दूसरा AgNH3 पॉजिटिव प्लस NH3 कन्वर्ट इनटू AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, इसके लिए लिखा KF2। आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3 कन्वर्ट इनटू AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। इसके लिए KF इक्वल टू क्या गया, KF1 इंटू KF2। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं तो वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, KI। तो KI और KF का रिलेशन क्या होगा, KI इक्वल टू 1 अपॉन KF। तो KI इक्वल टू 1 अपॉन KF1 इंटू KF2, राइट। तो आप इस चीज़ को ध्यान दो कि आपको KF और KI का रिलेशन कैसे यूज़ करना है। वो दो टर्म में भी दिया जा सकता है, अलग अलग भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक और देखो, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है वो समझो। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर Br नेगेटिव प्रेजेंट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन के लिए, है ना। Br नेगेटिव प्रेजेंट है, I नेगेटिव प्रेजेंट है, CrO4 नेगेटिव। इसके अंदर हमने Ag पॉजिटिव डाला, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो प्रेसिपिटेट कौन होगा, स्टेटमेंट देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, एनायन दैट रिक्वायर्ड मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। यानी जिस एनायन को कम Ag पॉजिटिव आयन चाहिए होगा, वो आयन पहले प्रेसिपिटेट बना लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्शंस लिखी हुई हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है AgBr कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। इसके लिए KsP कैसे लिखते हैं, Ag पॉजिटिव इंटू Br नेगेटिव। तो Ag पॉजिटिव रिक्वायर्ड क्या होगा, तो Ag पॉजिटिव इक्वल टू बना लो ना पूरा, तो Ag पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाए, KsP ऑफ AgBr अपॉन ये चला गया Br नेगेटिव यहाँ पर आ गया नीचे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ Ag पॉजिटिव रिक्वायर्ड। इसी टाइप से आप
उसके लिए भी लिख सकते हैं AgI के केस में। इसी टाइप से आप Ag पॉजिटिव रिक्वायरमेंट Ag2CrO4 में भी निकाल सकते हैं। आप तीनों में अलग अलग Ag पॉजिटिव की क्वांटिटी निकालेंगे। बड़ा सिंपल है ये, एक्चुअली मैंने पहले से लिख दिया है टाइम बचाने के लिए, बट आपको लिखना वही है, रिएक्शन से पता करना है। सिंपल KSP जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखना है। आपको उससे Ag पॉजिटिव यानी कंसनट्रेशन निकालनी है। बाकी सभी कॉन्सेंट्रेशन KSP वगैरह आपको दिया हुआ है। अगर आप तीनों चारों स्टेप्स में देखते हैं कंपाउंड्स में, Ag पॉजिटिव जिसके लिए कम रिक्वायर्ड है वही पहले प्रेसिपिटेट होगा। इसी टाइप से कैटायन का केस है। अगर हम यहाँ देखें कैटायन केस में, जैसे ये है, एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में Pb डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर हम S डबल नेगेटिव आयन डाल रहे हैं। तो Pb डबल पॉजिटिव S डबल नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बनाता है PbS। तो मैं PbS की रिएक्शन अलग से लिखता हूँ, Pb डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस S डबल नेगेटिव एक्वस। अब आप समझो यहाँ पर इसके लिए KSP कैसे लिखेंगे, KSP ऑफ PbS। KSP ऑफ PbS का मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb डबल पॉजिटिव एक्वस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव एक्वस। अब हमें निकालना किसी कंसंट्रेशन है S डबल नेगेटिव आयन की। तो आप देखो S डबल नेगेटिव आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन एक्वस इज इक्वल टू KSP ऑफ PbS इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Pb डबल पॉजिटिव आयन एक्वस, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने निकाला ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है। इसी टाइप से अगर आप ऐसी रिएक्शन लिख के कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड Ag, भाई Ag सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाता है Ag2S। तो Ag2S डिसोसिएट होता तो Ag पॉजिटिव बनाता और 2Ag पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, यानी उसके लिए हम KSP क्या लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास KSP लिखने का तरीका क्या होता, KSP ऑफ Ag2S इज इक्वल टू concentration of Ag positive aqueous square is into concentration of SO4 double क्या लिखा, ये यहाँ पर सल्फर है ओनली, S डबल नेगेटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव एक्वस। अब यहाँ पर भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव एक्वस निकालनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव एक्वस इक्वल टू KSP ऑफ Ag2S is divided by concentration of Ag positive aqueous square, राइट। तो ये जो टर्म आपने यूज किए हैं यहाँ पर, इस टाइप से आपको ये इनमें ये देखना है किसमें S डबल नेगेटिव आयन कम रिक्वायर्ड है, और जिसमें S डबल नेगेटिव आयन कम रिक्वायर्ड होगा वो पहले प्रेसिपिटेट बनेगा। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऊपर, कैटायन दैट रिक्वायर्ड मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। इज दैट क्लियर। और ये आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट आपका पूरा रिवीजन इसमें हो जाता है। ओके, थैंक यू, बाय।